हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर्स को। तो अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे और क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में एक बेसिक आइडिया भी लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर कुछ तो आपको पहले से ही पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यहाँ पर हम ओवरव्यू लेंगे एक चैप्टर का, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन जिससे नाम से ही समझ आता है आपको, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक है, यानी सिर्फ दो ही आपको तत्व इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो द कंपाउंड हैविंग ओनली C and H atoms are known as hydrocarbons. ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर? ऐसे यौगिक जिनमें आपके केवल कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा गया है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल आर मेजर सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन के मेजर सोर्सेज क्या है? नेचुरल गैस है आपका, पेट्रोलियम है, कोल है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले बात की गई है एल्केन। एल्केन्स आर सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड्स, दे हैव सिंगल बॉन्ड्स ओनली, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन को जब भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आपके एसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स आते हैं जिनमें हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, और उसके अंतर्गत आपका आता है एल्केन, ठीक है ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपका एल्केन हो गया जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, the general formula of alkane is CnH2n+2, ठीक है ना। क्या समझ आया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर जितने हैं उसका अगर आप 2 गुना कर देंगे और उसमें +2 कर देंगे यानी 2 और ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उतने वहां पर उपस्थित होंगे, ठीक है ना। द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स इंक्लूड्स पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। एल्केन्स आर ऑल्सो termed as paraffin due to their almost inert nature and reduced activity. Okay, alkanes are also termed as paraffin. इनको paraffins भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, एंड और रिड्यूस एक्टिविटी, और एक्टिविटी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रम एंड दैट ऑफ CH बॉन्ड इज 1.11 एंगस्ट्रम, ओके ना। तो कार्बन कार्बन जो क्या कह रहे हैं बॉन्ड की लेंथ है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है बंध की लंबाई वो कितना है? 1.54 एंगस्ट्रम है। और वहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 1.11 एंगस्ट्रम, ओके। एल्केन्स गिव अ CC बॉन्ड एनर्जी ऑफ 80 kilocalorie per mole and for carbon hydrogen bond it is calculated as 97 kilocalorie per mole, okay, and they are नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है ना। कैसे होते हैं? ये ध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते हैं, ओके। एल्केन शो चेन पोजिशन एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ठीक है ना। कैसे? श्रृंखला में आपको समावयवता देखने को मिलेगी, स्थान समावयवता देखने को मिलेगी, इसके अलावा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आपको इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ओके। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, रैक योर ब्रेन, व्हाई एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। तो क्यों कहा जाता है पैराफिन्स? ड्यू टू ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर एंड रिड्यूस्ड एक्टिविटी, ठीक है ना। इनर्ट नेचर के कारण और रिड्यूस्ड एक्टिविटी के कारण इनको क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है, ओके। चलिए, नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है ना, यानी एल्केन्स को बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना। डिकार्बोक्सिलेशन होगा किसका? फैटी एसिड का, जिनमें कि आपके सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट है। व्हेन RCOOH, दैट मीन्स ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, हीटेड विद सोडा लाइम, ठीक है ना, जिसको सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है। और सोडा लाइम क्या है आपका?
कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का 4:1 का अनुपात लिया गया है, एल्केन इज फॉर्म्ड। वहां पर क्या बनेगा आपका एल्केन फॉर्म बनेगा। क्या कहा गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, सोडा लाइम से कराई जा रही है, और उसके पश्चात आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्केन बन रहा है। ठीक है ना, अभिक्रिया यहाँ पर देखेंगे आप लोग किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, RCOH को पहले अभिक्रिया कराया गया है, RCOO Na बना है, देन NaOH प्लस CaO सोडा लाइम की अभिक्रिया कराई गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्केन आपका फॉर्म हो गया, Na2CO3 आपका अलग हो गया। ठीक है ना, फिर एल्केन हैज 1 कार्बन एटम लेस देन RCOOH एज 1 CO2 मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उससे एक कार्बन एटम कम किसमें होगा, आपके एल्केन में होगा। क्यों, क्योंकि वो कार्बन कहाँ चला गया है, वो एलिमिनेशन हो रहा है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एक कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर में भी यहाँ पर आर आपका क्या हो सकता है, यानी एल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है, C2H5 C6H5 एक्सेट्रा, कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है। आर का मतलब ही क्या है, आर आपको कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, तो ये एल्काइल ग्रुप होगा आपका, कोई मिथाइल हो गया, आपका इथाइल हो गया, प्रोपाइल ब्यूटाइल। ठीक है ना, इस तरह से। देन यहां पर बताया गया है कि किस तरह से आपका क्या हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। चलिए, concept ladder, CaO calcium oxide added makes sure that the reaction occurs at relatively high temperature and hence complete decarboxylation occurs. Okay, here calcium oxide is used to make the reaction more mild and to keep NaOH dry. It also help in easy fusion. Okay, तो यहाँ पर easy fusion के लिए वो use होता है। By Sabatier and Standen reaction, ये आपकी next है जिसमें कि आपको आपका एल्केन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, here catalysts are Ni, an alloy of nickel and aluminium, Rene निकिल जिसको कहा जा रहा है वो क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है किसका, निकिल और एल्यूमिनियम का, एंड पैलेडियम एंड प्लेटिनम एडम्स कैटलिस्ट जिसे कहा जा रहा है। एडम्स कैटलिस्ट किसे कहा जाएगा, तो ये होता है पैलेडियम प्लस प्लेटिनम। ओके, टेम्परेचर रेंज सूटेड फॉर रिएक्शन इज 300 to 400 डिग्री Celsius. In case of Rene nickel reaction is possible at room temperature also. ठीक है ना, इस केस में आपका ये जो रिएक्शन है यहाँ पर 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज बताया जा रहा है कि ये रेंज सूट करेगी जब रिएक्शन अकर होगी, रिएक्शन आपका अभिक्रिया जब होगी, संपन्न होगी। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त रूम टेम्परेचर पर ये अभिक्रिया आपकी हो सकती है, जैसे बताया जा रहा है आपको। और यहाँ पर जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पर आपकी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, इसको आपका हाइड्रोजिनेशन के अंतर्गत भी आप पढ़ते थे, जहां पर अनसेचुरेटेड से सेचुरेशन की ओर हम लोग चलते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड इस तरह से प्राप्त हुआ, फिर डबल बॉन्ड से आप लोग सिंगल बॉन्ड को प्राप्त करते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि आपके पास ये प्रोपाइन है, उससे प्रोपीन हुआ, फिर आपका प्रोपेन प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से अनसेचुरेशन से असंतृप्तता से हम संतृप्तता की ओर चल रहे हैं, और बाय एडिंग हाइड्रोजन, जहां पर की हाइड्रोजिनेशन इसको कहा जा रहा है, तो हाइड्रोजनीकरण भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर कंबाइन हो रही है और उत्प्रेरकों की उपस्थिति यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ठीक है ना, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ RX, ठीक है ना, हियर द रिएक्शन रिडक्शन एजेंट used is usually Zn plus NaOH और HCl और ZnCu acid, Na alcohol, LiLH4, NaBH4, PH3, SNH एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे आपके क्या हैं, अपचायक हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं वहां पर। जैसे कि आपके पास ये क्या है, RX है, क्या ये अल्काइल हैलाइड है, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है, अपचयन, अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो वहां पर एकाइल हेलाइड है, हेलाइड आपका क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, और हेलाइड के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, आपका रिडक्शन कहा जा रहा है, और आपको क्या प्राप्त हो रहा है, RH प्राप्त हो रहा है। जब भी आप एल्काइल हेलाइड की भी बात करते हैं कि कोई हेलो एल्कीन प्राप्त हो रहा है या एल्काइल हेलाइड प्राप्त हो रहा है, उस केस में भी आप क्या कहते थे कि वो हेलोजन एटम क्या कर रहा है, कैसे एल्काइल हेलाइड बना रहा है, कोई हेलोजन एटम एल्केन से आपका एक H को रिप्लेस कर रहा है और उसके स्थान पे आ रहा है। सेम यही हो रहा है,
ये रिवर्स में चल रहा है, यानी जहां पर X जुड़ा हुआ था X हटेगा और वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपको वापस से एल्केन आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले जैसे आपने जिंक का प्रयोग किया था तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2+ बनाया है। अब क्या होगा, RH में वो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस तरह से आपका पूरा रिएक्शन चलेगी, जिससे यहाँ पर एग्जाम्पल है Ri+HI किया गया है तो RH आपको मिल गया है और I2 आपका अलग हो गया है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना। नाउ यूजिंग वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या है आपका, इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन्स। ठीक है ना। क्या किया जाता है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है उसको ट्रीट किया जा रहा है सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ, और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और आपको एल्केन्स प्राप्त होते हैं। वुड्स अभिक्रिया को आप एल्काइल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं में भी पढ़ते हैं, वहां पर जब आप आगे एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। इफ आर ग्रुप ए अटैच्ड इज सेम देन वन एल्केन इज फॉर्म। ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आर एक्स और 2Na आपका क्या बन हो रहा है, आर एक्स यानी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जा रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आर आर आपको प्राप्त हो रहा है और 2NaX आपको प्राप्त हो रहा है, यानी सोडियम का कोई हैलाइड आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। इफ आर ग्रुप अटैच्ड इज सेम, यानी दोनों आर ग्रुप सेम है, देन वन एल्केन इज फॉर्म्ड, एक एल्केन आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर आपका RX की जगह क्या लिया गया है, मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं ईथर के प्रेजेंस में, C2H6 आपका बन रहा है जो कि इथेन है, और NaCl आपका अलग हो रहा है। इफ R ग्रुप अटैच्ड इज डिफरेंट देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 3 एल्केन्स। ठीक है ना। अगर दोनों जो R ग्रुप है, जो यहाँ पर R ग्रुप है वो अलग अलग है, यानी कि एल्काइल हैलाइड अलग अलग हैं दोनों, समझ रहे हो। यहाँ पर तो दोनों मॉलिक्यूल सेम एल्काइल हैलाइड के थे, मिथाइल क्लोराइड था, लेकिन अगर दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग है, 2 मॉलिक्यूल हैं पर अलग अलग, एक एक अलग अलग एल्काइल हैलाइड के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो 3 टाइप के एल्केन आपके बनेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें अभिक्रिया हो रही है अलग अलग आपके एल्काइल हैलाइड के बीच में, तो तब आपका 1 2 3 3 एल्केन आपको प्राप्त हो रहे हैं। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से आप देखेंगे, इन फ्रैंकलैंड रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड। नेक्स्ट आपको बताया फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है जिंक के साथ इन अ क्लोज ट्यूब टू प्रिपेयर एल्केन्स, और फिर आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, एल्केन बन रहा है। रेस्ट ऑफ प्रोसेस इज सेम एज गिवन अबव इन वुड्स रिएक्शन, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, बस वुड्स में आपने क्या देखा, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जा रही थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आप लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, और बाकी सेम, जहां पर कहा गया है कि अगर दोनों आर ग्रुप सेम है तो एक कंपाउंड आप एक एल्केन बन रहा है, लेकिन दोनों आर ग्रुप अगर डिफरेंट है, दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग हैं, तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बनने वाले एल्केन्स है वो 3 टाइप के बनेंगे। ठीक है ना। 3 एल्केन आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। कोरे हाउस सिंथेसिस है आपके पास। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन possessing odd number of carbon atoms, also unsymmetrical alkanes। ठीक है ना। क्या कहा गया है, जो कोरे हाउस सिंथेसिस है एल्केन की, वो किसके लिए सुटेबल है, ऐसे एल्केन्स के लिए सुटेबल है जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। ऑड नंबर आपको पता ही है, विषम संख्या में कार्बन जिनमें पाए जाएंगे, और दूसरा उनको क्या कहा जाता है, अनसिमेट्रिकल भी कहा जाता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने की एक अच्छी विधि ये है आपकी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे RX है, एक एल्काइल हैलाइड है आपका, उससे क्या बन रहा है, लिथियम की प्रेजेंस में ईथर के साथ की अभिक्रिया कराई जा रही है, RLi बन रहा है, CuI के प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है, फिर आपका कंपाउंड बन रहा है, देन लास्ट में यहाँ आपको एल्केन बनता हुआ दिख रहा है। द प्रोसेस कैन बी इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। ओके, इस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका कॉल्बे सिंथेसिस। कॉल्बे सिंथेसिस में आपका कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी इसको कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पर, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इसे कहा जाता है। सोडियम और पोटेशियम salts of monocarbonylic acid is electrolyzed to form alkane
if n number of carbon atom in salt of carboxylic acid, then number of carbon atom in alkane is 2n minus 1. ठीक है ना, क्या कहा गया, अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है यहाँ पर यूज किया गया, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम n है, तो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 2 या 2n माइनस 1. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है. अभिक्रिया हो रही है, यह आपका सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी अभिक्रिया हुई. इस तरह से आपको एनोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, वो पूरा दिखाया गया है. अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन लेके चलते हैं तो ये आपके एक रिएक्शन है जहां पर सोडियम एसिटेट थे आपके पास, और सोडियम एसिटेट की अभिक्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, इथेन प्राप्त हुआ यहाँ पर, और 2CO2 प्लस 2NH प्लस H2. ठीक है ना. और क्या हो रहा है, pH इंक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है ना, क्योंकि वहां पर NaOH बन रहा है, या अगर आपने पोटेशियम का सॉल्ट लिया होता कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उस केस में क्या बनता, आपका KOH बनता. तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्षारीय आपका कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स pH इंक्रीज करेगा. ठीक है ना, यानी pH का मान बढ़ेगा. ठीक है. एंड इफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ एसिड आर यूज, देन अ मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स विल बी फॉर्म्ड. अगर क्या कहा जा रहा है, इफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ एसिड आर यूज, सेम जैसे कि आपने वुड्स रिएक्शन में बोला कि क्या होगा, अगर आप अलग अलग कंपाउंड्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है दोनों में, जैसे यहाँ पर तो आपने 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट के ले लिए. ठीक है. इसके अलावा अगर दोनों जगह आर ग्रुप सेम नहीं होगा, तो आपको फिर क्या होगा, वहां पर जो प्राप्त होने वाले एल्केन होंगे वो कितनी संख्या में होंगे, 3. इफ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड सोडियम प्रोपेनोएट, देन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन विल बी फॉर्म. ठीक है ना. तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अगर एक तो हमने सोडियम एसिटेट ले लिया, दूसरा हमने सोडियम प्रोपेनोएट ले लिया, तो उस केस में हमें 3 एल्केन प्राप्त होंगे. और वो 3 कौन कौन से आपके पास इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है. ठीक है. बाकी तो अदर जो प्रोडक्ट है वो सेम ही होंगे. ओके, चलिए. The process involves both ionic as well as free radical mechanism. Methane cannot be prepared by the method. Okay, मीथेन जो कि आपका एक एल्केन है, लेकिन वो इस मेथड से बनाया नहीं जाता है. ठीक है, नहीं बनाया नहीं जा सकता. By decomposition of Grignard reagent, a compound possessing an active hydrogen atom generally show this reaction with Grignard reagent. A compound possessing an एक्टिव हाइड्रोजन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, जनरली वो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन शो करते हैं. जैसे यहाँ पर RNGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, तब आपका क्या बन रहा है, RH बन रहा है. तो कौन सा कंपाउंड, H2O में आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, H2NR हो सकता है, HOR हो सकता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CR दिखाया गया है, NH2. ठीक है ना. इस तरह बहुत सारी रिएक्शन है. क्लेमेंसन रिडक्शन है, यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन में भी आपको एल्केन बनता हुआ दिखेगा. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. एल्केन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन यानी भौतिक गुणों की हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले फिजिकल स्टेट में C1 से लेकर C4 तक के जो आपके एल्केन्स आते हैं, यानी जिनमें जो आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया. ठीक है ना. जहां तक 4 कार्बन आइटम आपके पाए जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, कलरलेस गैसेस होती है, रंगहीन गैस के रूप में आपको दिखाई देती है. C5 to C17 पेंटेन से लेकर और C17 जैसे 17 नंबर के कार्बन परमाणु जिसमें होंगे, वो आपको कलरलेस लिक्विड के रूप में दिखाई देते हैं, नहीं यानी रंगहीन आपके द्रव होंगे. ठीक है ना. C18 एंड अबव आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स. ओके, C18 से ऊपर के जितने भी आपके एल्केन होंगे, C18 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें 18 है, और उससे ऊपर C19 C20, तो वो सारे क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे. और आपका वैक्सी सॉलिड, सॉलिड भी कैसा होगा, वैक्स की तरह. ठीक है ना. देन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी घनत्व तो बढ़ेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका इंक्रीज करेगा एल्केन्स का. ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर एंड देयर लिमिटिंग डेंसिटी इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर. जितने भी एल्केन्स होते हैं वो जल की तुलना में कैसे होते हैं,
हल्के होते हैं एंड देयर लिमिटिंग डेंसिटी, और जो उनकी सीमांत घनत्व होता है वो कैसा होता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, देन साइक्लोएल्केन्स फ्लोट ऑन वाटर एज दे आर लाइटर देन वाटर. साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, जल में आपके तैरते हैं. एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 ईथर एक्सेट्रा. क्योंकि आपने सबसे पहले क्या बोला, एल्केन कैसे हैं आपके, नॉन पोलर है नेचर में, तो क्योंकि नॉन पोलर है तो पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर. तो ये पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे और नॉन पोलर में आपके डिजॉल्व हो जाएंगे. तो जैसे CCl4 है या ईथर है, ये नॉन पोलर है तो इनमें ये आसानी से घुल जाते हैं. ओके, देन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो 1 मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी. ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. यानी कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी उस कंपाउंड का इंक्रीज होता रहेगा. द ट्रेंड एज शोन बाय एल्केन्स इन रिलेशन टू बॉइलिंग पॉइंट इज एज गिवन. नॉर्मल का सबसे अधिक होगा, फिर आइसो का उससे कम होगा, फिर नियो का उससे कम होगा. क्योंकि नॉर्मल जो कंपाउंड आपके होते हैं उनका सरफेस एरिया अधिक होता है. ठीक है ना, आइसो का सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाएगा और नियो का और कम हो जाएगा, तो इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट भी इसी ट्रेंड में घटते जाएंगे. व्हेन for each successive member molecular formula differs by a CH2 group and subsequently boiling point differs by 20 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि सक्सेसिव जो मेंबर्स होंगे एल्केन्स के, जैसे मीथेन है, मीथेन के बाद इथेन आएगा, इथेन के बाद प्रोपेन आएगा, देन ब्यूटेन आएगा. तो सक्सेसिव मेंबर में एक CH2 यूनिट, आपने उसमें देखा था होमोलोगस सीरीज में, सक्सेसिव मेंबर में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा. क्योंकि एक CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस में आपको 20 से सब्सिक्वेंटली जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मीथेन के बाद इथेन है, इथेन के बाद प्रोपेन है, तो उनमें 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलेगा. ठीक है ना. Then melting point of even number alkanes is greater than melting point of odd number alkanes, that is C15 का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा C16 से, और C16 का जो है वो ज्यादा है किससे, C17 से. तो इससे क्या समझ में आया, जो इवन नंबर में एल्केन्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अधिक है. इवन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें इवन, कम संख्या में कार्बन परमाणु जहां उपस्थित है, उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है. किसकी तुलना में, ऐसे आपके एल्केन से जिनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हैं, ऑड है, यानी कि जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो ये ऑड नंबर्स हैं आपकी. ठीक है ना. नंबर ऑफ कार्बन एटम एज मोर सिमेट्रिकल in case of alkane with even number of carbon atoms more than the next alkane having odd number of carbon atoms as more symmetrical and have closer packing, which generally means more stronger van der Waals forces. It is called alteration or oscillation effect. Okay, क्या कहा गया यहाँ पर, in case of alkanes with even number of carbon atom more than the next alkane having odd number of carbon atoms. ठीक है ना, आपने क्या बोला, इवन नंबर ऑफ एल्केन और कार्बन एटम जिस एल्केन में है उससे नेक्स्ट जो क्या आ रहा है, ऑड नंबर का एल्केन आ रहा है जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो ज्यादा सिमेट्रिकल है. कौन सा, इवन वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है. एंड हैव क्लोजर पैकिंग, और उसमें क्या है, क्लोजर पैकिंग देखने को मिलती है, जिसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वहां पर देखने को मिलते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, ऑल्टरेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट कहा जाता है. ठीक है ना. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर ली, फिजिकल स्टेट पे हम लोगों ने बात की, बॉइलिंग पॉइंट पे बात की, मेल्टिंग पॉइंट पे हम लोगों ने वहां पर बात की, डेंसिटी पर हम लोगों ने बात की. तो ये सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आ रहे हैं. तो अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी कि रासायनिक गुणों पर, जहां पर कि आपके एल्केन अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे अलग अलग कंडीशन में, और कुछ नए यौगिक और कुछ नए प्रोडक्ट आपके बनाएंगे. ठीक है ना. एल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स बेस, एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेट्रा. एल्केन्स क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, जनरली अभिक्रिया नहीं कर रहे टुवर्ड्स बेसिस,
क्षारों के साथ, अम्लों के साथ, ऑक्सीकारकों के साथ, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द इनेबिलिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और वो इनेबल है, वो नहीं कर पा रहे हैं, ना ही डोनेट कर पा रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, इस वजह से। क्या समझ में आया? आपने सबसे पहले बोला एल्केन का नॉन पोलर नेचर है, ठीक है ना, वो ध्रुवीय नहीं, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पा रहा, वो बेसिस से भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, एसिड से भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी वो कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, और क्योंकि वहां पर इनेबल है वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने और एक्सेप्ट करने में, इस वजह से वो रिएक्ट जनरली नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसमें आता है आपका हेलोजिनेशन। हेयर H एटम ऑफ एल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय X एटम आयंस। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर? हेलोजिनेशन में हेलोजन क्या करता है, वहां से एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, जिससे वो क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड आपका बनाता है। ओके, सो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इज F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके कंपैरिजन में Cl2 कम है, देन Br2 और कम है, और I2 और कम है। प्रेजेंस ऑफ O2 सप्रेस द रिएक्शन, अगर वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपकी, तो वो रिएक्शन को कैसे कर रही है, सप्रेस कर रही है। रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम इज इजी एंड फॉलो द ट्रेंड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम का रिप्लेस कैसे होगा? अगर 3 डिग्री है आपका, तो वो सबसे ज्यादा अच्छे से उसको रिप्लेस करेगा, 2 डिग्री थोड़ा उससे कम, 1 डिग्री और कम, और मिथाइल जो होगा वो और कम। इनिशिएशन इज डन बाय डाइबेंजोइल पेरोक्साइड, it happens in H nu dark and at high temperatures in the range of 1250 डिग्री सेल्सियस to 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया है आपको रिएक्शन, जैसे मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जा रही है H न्यू लाइट की प्रेजेंस में, CCl4 फाइनल प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर C6H6 बेंजीन है आपके पास, Br2 से अभिक्रिया हो रही है H न्यू के प्रेजेंस में, तो C2H5 होगा, ठीक है ना। C2H5Br आपका यहाँ पर बन रहा है, इस तरह से अभिक्रिया हो रही है। 2RX एक एल्काइल हैलाइड है, HgF2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है, तो ये आपका फ्लोराइड एक बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन अभिक्रियाओं को आप अलग, C2H6 ये इथेन है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। The order of reactivity of different hydrogen of for nitration is 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हेलोजिनेशन हो गया, देन नाइट्रेशन, ठीक है ना। नाइट्रेशन किसके? HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी एल्केन की, और क्या बनेगा आपका, यहाँ पर RNO2 बन रहा है और H2O आपका अलग हो रहा है। ओके, द रिएक्शन इज यूज फॉर हेप्टेन एंड हेक्सेन, हेप्टेन और हेक्सेन के लिए ये अभिक्रिया यूज की जाती है। इन केस ऑफ लोअर एल्केन मेंबर्स ओनली वेपर फेज नाइट्रेशन हैपन्स एज फॉलो, ठीक है ना। अगर आप लोअर एल्केन्स में, लोअर एल्केन मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, उनके लिए इस अभिक्रिया को यूज करेंगे, तो वहां पर होता क्या है कि वेपर फेज में अभिक्रिया आपका एग्जिस्ट कर रही है और नाइट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी अभिक्रिया चलेगी। देन सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया हो रही है, और प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद RSO3 आपको प्राप्त हो रहा है। द रिएक्शन इज गिवन बाय एल्केन्स हैविंग मिनिमम ऑफ 6 कार्बन एटम्स लाइक इन हेक्सेन एंड हेप्टेन, ठीक है ना। यह अभिक्रिया भी तभी होगी जब आपका हेक्सेन या हेप्टेन आपको दिखाई दे रहा है। लोअर मेंबर्स रिएक्ट विद SO3 फॉर्मिंग सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर SO3H, वहां पर सिर्फ SO3 बन रहा था, यहाँ पर SO3H आपका बन रहा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज वेपर फेज नाइट्रेशन। तो वेपर फेज नाइट्रेशन आपका क्या है, जो लोअर एल्केन्स है वो वेपर फेज में आपका नाइट्रेशन रिएक्शन शो करता है, तो उसी को वेपर फेज नाइट्रेशन कहा जा रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पर आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन में आप पढ़ते हैं कंबशन की रिएक्शन पढ़ते हैं, कंबशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहां पर कि आपकी क्या हो रही है, जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीजन के साथ हो रही है एल्केन की, और तब आपका प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट आपने देखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये आपके बनते हैं, इसके साथ ही आपकी ऊष्मा भी वहां पर उत्पन्न होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन के केस में कार्बन आपको बनता हुआ दिखेगा और वाटर बनता हुआ दिखेगा। कार्बन ब्लैक इज यूज इन प्रिंटिंग इंक, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी आपकी,
और वाटर बनेगा, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है। Isomerization. In isomerization, higher alkanes are heated with AlCl3 at high temperatures to convert them into their respective isomers. ठीक है ना। तो नॉर्मल चेन आइसोमर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन इज गुड फॉर इंक्रीजिंग द ऑक्टेन नंबर। ओके। एरोमेटाइजेशन, यहाँ पर एलिफैटिक एल्केन से एरोमेटिक एल्केन्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। दिस प्रोसेस विच इन्वॉल्व साइक्लाइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। ओके। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। हमने रिवाइज किया है अच्छे से चैप्टर को, इम्पोर्टेंट टर्म्स में हम बात कर रहे हैं और थरली रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ रहे हैं सब कुछ, क्योंकि आप लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। और अभी कुछ भी और इम्पोर्टेंट है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है ना। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग उसका आंसर जान लेंगे। ओके। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।